क्या टॉपिक था लास्ट? बोलो, एवरेज इंटेंसिटी कितना है था? एस नॉट डेल्टा पी और ओमेगा बाई 2। ठीक है, चलो अब इसको कन्वर्ट करोगे, या तो डेल्टा पी को एस में कन्वर्ट करो या फिर एस को डेल्टा पी में कन्वर्ट करोगे तो पता चलेगा कि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी स्क्वायर। साउंड आ रही है? यस सर। यस सर। सर वो स्क्वायर क्यों होगा? सर सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। यस सर। देखो, एस नॉट का रिलेशन था ना डेल्टा पी के साथ, या डेल्टा पी का रिलेशन था एस नॉट के साथ। डेल्टा पी कितना होता है? डेल्टा पी होता है एस नॉट बीटा के होता है। तो अगर डेल्टा पी को यहाँ उठा करके रख दो तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस नॉट स्क्वायर बीटा के ओमेगा बाई 2। तो बीटा कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ एस नॉट की जगह डेल्टा पी रखोगे, उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो डेल्टा पी स्क्वायर दिखेगा। ठीक है ना? यस सर। नोट में लिख लो यहाँ पे, इंटेंसिटी इंटेंसिटी intensity of sound wave is directly proportional to intensity of sound wave is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to square of amplitude is directly proportional to square of amplitude ब्रैकेट में लिख दो प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट। नोट में उसी में नोट नंबर 2 करके लिख दो intensity of sound intensity of sound intensity of sound intensity of sound is inversely proportional to is inversely proportional to is inversely proportional to square of distance square of distance square of distance from a point source square of distance from a point source। समझना क्या बोल रहा? यहाँ पे एक साउंड सोर्स है जो कि एक पॉइंट है, साउंड सोर्स है, वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से साउंड इमिट हो रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालना है, एस साउंड सोर्स है, तो इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी कैसे होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटेंसिटी यहाँ पे कितना होगा अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो देखो क्या रहा हो कि यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगा या जो एनर्जी निकलेगा वो 3D स्पेस में चारों तरफ जाएगा। मतलब जब इमिट होगा तो एक स्फेरिकल शेप में बाहर की तरफ इमिट होगा। ठीक है, बाहर की तरफ कैसा शेप में इमिट होगा? स्फेरिकल शेप में, चारों डायरेक्शन में।
तो इसको क्या कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ से W निकल रहा है, W क्या है, पावर है, या P लिख दो, पावर है तो P ही लिख दो। अगर पावर इमिट हो रहा है, P पावर यहाँ से इमिट हो रहा है सोर्स से, तो यहाँ तक कितना पावर पहुंचेगा, बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, इंटेंसिटी क्या होता है, I इक्वल्स टू P बाई एरिया। तो इस पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा, 4πr², क्योंकि स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्फेयर है। तो स्फेरिकल सरफेस एरिया देखोगे अगर इस पॉइंट का, यहाँ से रेडियस कितना r है, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा डेट विल बी P/A, और P एरिया कितना होता है 4πr²। दैट्स व्हाई इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, किसके लिए, पॉइंट सोर्स होगा तब, स्क्वायर स्फेयर है, सर्कल प्लेन होता है, और स्फेयर 3D फिगर होता है। और जब साउंड 3D स्पेस में प्रोपागेट करेगा तो वो स्फेरिकल ऐसे शेप में करेगा। तो जब भी पॉइंट सोर्स होगा ये रिलेशन देखेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। सन के भी केस में ऐसा ही कुछ इंटेंसिटी आ रहा था। सन के लिए जब कैलकुलेट करे थे, सन भी जो एनर्जी इमिट करता है वो कैसे करता है, सन एक पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करता है यूनिवर्स के लिए। तो जब वहां से इंटेंसिटी इमिट होता है, चारों तरफ जितना 3D फिगर है उसमें इंटेंसिटी इमिट होगा, फिर एरिया जो डिवाइड करेंगे वो स्फीयर का एरिया डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, थर्ड नोट, लिखना इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, intensity of sound is inversely proportional to distance, intensity of sound is inversely proportional to distance, is inversely proportional to distance from a line source, inversely proportional to distance from a line source, from a line source। देखो, तो जब पॉइंट सोर्स था तो इंटेंसिटी क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, और जब लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स के लिए चेंज हो जा रहा है, लाइन सोर्स के लिए होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, स्क्वायर नहीं लगता। स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा, देखो एक ये लाइन सोर्स है, वाइब्रेट कर रहा है, तो इससे जो वेव निकलेगा वो ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, 2D ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, जब पॉइंट सोर्स था तो इधर इधर और इधर चारों तरफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही 2D ये लाइन सोर्स हो जाता है, एक डायमेंशन चला जाता है, एक डायमेंशन चला जाएगा, तो अभी जो वेव प्रोपागेट करेगा ना, वो कैसे करेगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में करेगा। लाइन सोर्स के लिए वेव प्रोपागेशन कैसे होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, 2D होता है, जैसे यहाँ से इधर, या फिर बाहर यहाँ पे, या फिर इधर। आ रही बात समझ में। तो अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी पहुंचा, अगर ये पावर P इमिट कर रहा है तो कैसे निकालोगे, I इक्वल्स टू P बाई, बोलो 2πr_L, अगर ये R है और ये लेंथ L है, इतना होगा। तो यहाँ से इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो लाइन सोर्स और पॉइंट सोर्स के लिए याद रखेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग लिखना लाउडनेस, लाउडनेस लिखो। loudness of sound depends on, loudness of sound depends on loudness of sound depends on amplitude and frequency of sound wave, amplitude and frequency of sound wave, amplitude and frequency of sound wave, but human ear, but human ear, but human ear can respond only to, but human ear can respond only to, can respond only to a given range of frequency, can respond only to a given range of frequency. Hence, hence loudness, hence loudness, hence loudness is represented in terms of, hence loudness is represented in terms of, in terms of intensity. Hence loudness is represented in terms of इंटेंसिटी। ठीक है, क्योंकि जो लाउडनेस होगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे या फिर फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन ह्यूमन ईयर का क्या होता है कि सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ही सुन सकता है, तो इसलिए हम लाउडनेस को ह्यूमन ईयर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड यूज कर सकते हैं या फिर इंटेंसिटी करते हैं। एम्पलीट्यूड के और इंटेंसिटी का रिलेशन हमें पता है। ठीक है, तो लिखना लाउडनेस, loudness is given by, loudness is given by, loudness is given by logarithmic scale of, logarithmic scale of, loudness is given by logarithmic scale of, scale of intensity, intensity. It is called sound level, it is called sound level, it is called sound level, and is given as, and it is given as and it is given as SL equals to 10 log I by I naught. log अगर लिखा हुआ है तो बेस कितना 10 है। ठीक है, अब यहाँ ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी पॉइंट पे लाउडनेस कितना होगा, किसी भी पॉइंट पे क्या है लाउडनेस कितना होगा। तो देखो जैसे अगर यहाँ पे साउंड सोर्स है और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आई है, तो अगर यहाँ की इंटेंसिटी आई है तो इस पॉइंट पे अगर कोई खड़ा होकर सुन रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में लाउडनेस कैसा होगा। या फिर अगर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे इंटेंसिटी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे सोर्स के जितना ज्यादा पास जाते हैं क्या होता है ज्यादा लाउडर सुनाई देता है। ठीक है, होता क्या है कि सोर्स के पास जाओगे तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, सोर्स के जितना पास जाते हैं क्या होता है इंटेंसिटी ज्यादा होता है। तो इसीलिए एक हम लोग स्केल बनाए हैं, स्केल किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे आई के टर्म में, और आई यहाँ क्या है इंटेंसिटी ऑफ साउंड at a given point, I naught है threshold intensity of human ear।
यूनिट क्या होता है? यूनिट का नाम सुना होगा? हाँ, लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल। लिख लो, यूनिट यूनिट बोल जा रहे हो। नेक्स्ट लिखो रिलेटिव इंटेंसिटी, रिलेटिव सॉरी रिलेटिव लाउडनेस, इंटेंसिटी नहीं, रिलेटिव लाउडनेस, रिलेटिव लाउडनेस लिखना, इट इज रिलेटिव लाउडनेस लिखना, इट इज लाउडनेस ऑफ अ, it is loudness of a sound wave, of a sound wave with respect to, with respect to, with respect to another sound wave, with respect to another sound wave, or it is a comparison, or it is a comparison, or it is a comparison between two different sound, between two different sound, between two different sound, which is given by, which is given by, which is given by difference between, which is given by difference between, which is given by difference between sound level, difference between sound level, level, sound level of two waves. देखो, तो जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे अभी दो साउंड पहुंच रहा है, एक सोर्स S1 से और एक सोर्स S2 से। इस पॉइंट पे दो वेव पहुंचेगा, तो अभी हम क्या करना है, कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसका लाउडनेस ज्यादा या किसका लाउडनेस कम होगा। वो कैसे निकलेगा, इसके डिफरेंस है। जैसे साउंड वेव 1 के लिए कैलकुलेट करो SL1, इसके चलते यहाँ जो इंटेंसिटी पहुंचा वो I1, ठीक है। फिर इसके चलते इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंचा I2, तो दूसरा क्या लिख सकते हो, SL2, SL2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 बाई I0, और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लाउडनेस। तो डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा, लिखो कितना होगा। अरे अब S1 SL1 पता है, SL2 पता है, कितना होगा, हाँ हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 10 log I1 बाई I2। इसमें बेसिकली I0 की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। I0 क्या है, थ्रेशोल्ड जो हम सुन सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से सुनने के लिए कितना साउंड चाहिए, तो मतलब कितना लाउडनेस चाहिए,
जो ह्यूमन ईयर बढ़िया से सुन सके। 62, 120, 130 के अप्रॉक्स, ठीक है। विस्परिंग कितना पे करते हैं? अगर आदमी, दो आदमी फुसे फुसे बात कर रहा है तो उसका लाउडनेस, हाँ 60 से नीचे होगा, मे बी उसका रेंज होता है अबाउट 20 टू 30 या 10 से भी हो सकता है। और अगर 130 के ऊपर का सुन रहे हो तो क्या होगा? हाँ डीजे बजता है, ठीक है। डीजे का जो डेसिबल होता है क्या होगा? 130 से ऊपर का होगा। और उससे ज्यादा का सुनेगा तो फिर कान से खून आने लगेगा। नेक्स्ट लिखो पिच। किसका आवाज? पिच लिखो, PITCH। ये सारी प्रॉपर्टीज है साउंड की, ठीक है ना। जैसे लाउडनेस, लाउडनेस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। जैसे कोई साउंड वेव है, लाउडर है, या ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगी? उसके इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। एम्पलीफायर क्यों यूज करते हैं? साउंड का क्या बढ़ाने के लिए? लाउडनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली एम्पलीफायर करता क्या है? नाम ही है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफाई करता है किसको? इंटेंसिटी को, या एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करेगा, उसके चलते इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो जाएगा। और एक बार इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो गया तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। कभी स्पीकर तोड़ के देखे हो? नहीं तोड़े? कोई नहीं। लिखो पिच लिखो। जैसे लाउडनेस एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही पिच भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। और इससे क्या, इस पिच को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। किसी का साउंड सुरीला होता है, किसी का साउंड हाँ, कम। हाँ एकदम बढ़िया एग्जांपल है, ढिंचक पूजा और बादशाह। बादशाह का क्या है? बढ़िया है या खराब है? और अच्छा चलो कोई, देखो तो लिखो इसमें, pitch of a sound, pitch of a sound is represented by, is represented by, is represented by frequency of the sound wave, frequency of the sound wave, it is a characteristics, it is a characteristics, it is a characteristics which differentiate between, which differentiate between, which differentiate between shrillness, which differentiate between shrillness or graveness of sound. Shrillness, SHRILL, SHRILL, हाँ नेस ऐड कर लेना। वैसे ही ग्रेवनेस ऑफ साउंड, ठीक है। एंड ग्रेवनेस, ग्रेवनेस नहीं पता क्या? भारी भारी भरकम आवाज। एक बार चिल्ला दे तो फिर, हाँ आदमी डर जाता है ना, जैसे पीछे से आके सिरनेस वाला चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा, लगेगा कोयल गा रहा है। और अगर कोई ग्रेवनेस वाला चिल्ला दे तो फिर हाँ लिखना, लोअर द फ्रीक्वेंसी, लोअर द फ्रीक्वेंसी, lower the frequency, pitch is low, lower the frequency, pitch is low, ठीक है। और उसी में अगर हाइयर द फ्रीक्वेंसी होगा तो पिच हाई होगा। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज लिख दो कि पिच लो होगा तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगा, ठीक है ना। और इससे डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं हम? हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड सुने हो ना, पिच बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है? श्रिलनेस बढ़ता है। और पिच कम करोगे तो श्रिलनेस घटेगा, यानी ग्रेव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर किसी का फ्रीक्वेंसी लो है तो उसका पिच हाई होगा या ज्यादा होगा? फ्रीक्वेंसी, हाँ फिर सुन लो, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो श्रिलनेस बढ़ता है या घटता है? श्रिलनेस बढ़ता है, यानी पिच हाई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब पिच हाई, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब श्रिलनेस, ठीक है ना। तो हाई पिच मतलब श्रिलनेस, लो पिच मतलब ग्रेवनेस। तो जो लायन रोर करता है वो क्या करता है? ग्रेवनेस होता है। तो उसका पिच फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है? कम है, ठीक है। और नाइटेंगल, नाइटेंगल क्या होता है? श्रिल होता है। नाइटेंगल का भी ग्रेव मत बोल लेना, नहीं तो नाइटेंगल आके
भौकाल बना देंगे तुम लोग का। ठीक है, तो जो पिच का रिलेशन है वो देख लिए। नेक्स्ट लिखो क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। अब देखो क्वालिटी के चलते क्या होता है ना, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन बात कर रहा है। जैसे अगर मैं उस रूम में दो आदमी बात करें, मैं और विकी सर, तो तुम लोग बता दोगे कौन सी आवाज किसकी है। क्यों? क्वालिटी अपनी अपनी भाई। ठीक है ना, सबका अपना अपना क्वालिटी है। तो क्वालिटी क्या डिफ्रेंशिएट करता है कि साउंड किसका, ये पता लगा सकते हो बिना देखे। अगर बाहर कुत्ता भौंक रहा है तो कोई नहीं बोलेगा सर गधा बोल रहा है, बोलेगा ही कुत्ता ही भौंक रहा है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलेगा, क्वालिटी, क्वालिटी से पता चलता है कि कौन किसका साउंड कैसा है, और डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो लिखना क्वालिटी ऑफ साउंड रिप्रेजेंट्स, क्वालिटी ऑफ साउंड रिप्रेजेंट 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 अ कैरेक्टरिस्टिक, quality of sound represent a character of a character of sound, a character of sound which can differentiate, which can differentiate, which can differentiate between two sound waves, between two sound waves, between two sound waves of same frequency, of same frequency and loudness, सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस। लाउडनेस सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्वालिटी से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग क्या, फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस हो गया। चलो अब बढ़ते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव। टू और मोर भी कर सकते हो, टू और मोर साउंड वेव्स। रेड वाला मार्कर दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? अगर किसी जगह पे दो साउंड वेव मिल रहे हैं तो फिर क्या होगा, सुनाई नहीं देगा, क्या हो जाएगा? सेम जो पहले पढ़े थे, जो तीन फिनोमेना पढ़े थे ना, किधर, ट्रांसवर्स के केस में, वैसे ही होगा। एक बार इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। इंटरफेरेंस कब होता है, जब एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो, और फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। इंटरफेरेंस होने के लिए साउंड जो भी हो गए, दो सोर्स या तीन सोर्स, सबका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। हल्का हल्का डिफरेंस किस में होगा, एम्पलीट्यूड में। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो दोनों वेव है या तीनों वेव है, चारों वेव है, सबके सब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करके एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो जिस रीजन में मीट करेंगे वहां पे कहीं इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं इंटेंसिटी घट जाती है, और कहीं कहीं इंटेंसिटी सीधा साफ भी हो जाता है। ठीक है, मतलब साउंड वेव आया, तुम ऐसे जगह पे खड़ा हो गया कि साउंड वेव पार कर गया, तुमको सुनाई नहीं देगा। तो वो गैप जो होता है ना बहुत कम होता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अरे वो डेल्टा एक्स का जो टर्म होता है ना, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। और वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटा होता है। तो ऐसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो इतना पतला आदमी तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे हायर इंटेंसिटी, इसके बगल में लोअर इंटेंसिटी। तो अगर ये इंटेंसिटी जीरो हो गया ना, फिर भी तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतने छोटे गैप में तुम मूव नहीं कर सकते। उसके लिए डिवाइसेस है जिसको मूव करवा के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे देखो ना, कभी देखते होते तो हो नहीं यूट्यूब पे, सब एक्सपेरिमेंट करके बताया किसका, कि कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब हल्का हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करता है, क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वेवलेंथ बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस दोबारा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है बीट, बीट बढ़िया से पढ़ेंगे। और क्या, और कौन सा होता है, स्टेशनरी वेव। अरे स्टेशनरी वेव उधर पढ़े थे ना, तो सिमिलरली स्टेशनरी वेव इधर भी पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस वहां पे पढ़ लिया, इंटरफेरेंस का ज्यादा जरूरत यहाँ नहीं होता। यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तुमको बीट का और स्टैंडिंग वेव का। उधर किसका जरूरत था, इंटरफेरेंस का और स्टेशनरी वेव का। ठीक है, तो सीधे उड़ा देंगे कौन सा टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव उतना इंपॉर्टेंट है नहीं,
तो क्या पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसी के नीचे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। अब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं तो इसके आगे पता चल गया होगा क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। अरे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद क्या पढ़ाते हैं। अरे कॉपी ओपी नहीं पढ़ते हो ना, रूम पे जाए करते क्या हो, पबजी खेलते हो। पबजी प्लेयर कोई है इधर पट से हेडशॉट वाला, कौन फ्री फायर खेल रहा है भाई। अरे बेइज्जती हो गई, फ्री फायर नहीं, फ्री फायर हाँ नहीं, फ्री फायर प्लेयर यार क्लास मत आया करो तुम, बेइज्जती हो गया। भले 0.5 की केडी लेके खेलो लेकिन पबजी ही खेलो। 0.5 ज्यादा, तुमको क्या सुनाई दिया 5, सपना अपना देख रहे हो क्या, तुम्हारा 5 है, फेंको मत। हाँ कभी मोबाइल में डाउनलोड किए हो, 2 GB रैम वाला मोबाइल लेके पबजी की बात कर रहे हो, कितना जीबी है उसमें, तो और नहीं चलेगा यार, हैंग करेगा। हाँ चलो कोई ना, हाँ फ्री फायर डिलीट कर देना, कल से मत खेलना, फ्री फायर मत खेलना, नहीं तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे अगर। हाँ इज्जत का सवाल है, फिर बेइज्जती हो जाएगी बाहर की, यार तुम्हारे स्टूडेंट तो फ्री फायर खेलते हैं और तुम जाके यूट्यूब में कमेंट करते हो फ्री फायर वाले मतलब गलत है ना। हाँ हाँ खेलते थे, अभी पॉज लगा हुआ है कुछ, घर पे गाली वाली सुनते हैं ना। हाँ लिखो, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, इंटरफेयर करेगा, उसके चलते क्या होगा, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। तो अभी लिखना नहीं है स्टेशनरी के, थोड़ा सा इसमें देखेंगे लिखना। अब देखो रिफ्लेक्शन होने के लिए या रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या चाहिए, 2 मीडियम। कभी भी रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, मीडियम की जरूरत होती है। जैसे स्ट्रिंग के केस में हमने पढ़ा था ना, अगर इस पे वेव जनरेट करते हो तो गया इस पे टकरा करके वापस आ गया। साउंड के केस में भी ऐसा हो सकता है कि साउंड इधर से मजे में जा रहा था, यहाँ पे क्या मिल गया उसको, दीवार मिल गया, फिर टकरा करके वापस आएगा, और जब टकरा करके वापस आएगा तो खुद के वेव से क्या करेगा, सुपर पोजिशन करेगा। तो इसमें भी डिपेंड करता है कि इधर जिससे टकराया वो रिजिड है या फिर इधर डेंसर है और इधर रेयर है, इन सारी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वॉल ही हो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि क्या हो, वॉल हो सकता है इधर क्या हो, वाटर और इधर एयर या फिर पेट्रोल। मतलब जब बस जो इंटरफेस होना चाहिए दो वेव का इंटरफेस होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आराम से हो सकता है। तो लिखना फॉर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, for reflection or refraction of sound, there should be two condition, number one में लिखना, there is discontinuity in the medium, लिखना इसके नीचे। when waves are reflected from a rigid boundary, they superimpose with the parent wave,
and produce standing wave and produce standing wave. नंबर 2 में लिखना, नंबर 2 में लिखना क्या, प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव. नंबर 2 लिखना, देयर शुड बी a high or low pressure, there should be a high or low pressure region, there should be a high or low pressure region. ठीक है, full stop. Sound is reflected from interface of from the interface of low and high pressure zones, and hence produce standing wave, साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन जरूरी है. एक इंटरफेस तो होना चाहिए. इंटरफेस के इस साइड में भी रेयरर मीडियम हो सकता है और इधर डेंसर हो सकता है. तो रेयरर डेंसर का कॉम्बिनेशन है, यानी ये एक मीडियम 1 और ये मीडियम 2. साउंड जाएगा यहाँ से टकरा करके वापस आएगा. ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या है, एक ऐसा इंटरफेस बना, इधर लो प्रेशर रीजन है और इधर हाई प्रेशर रीजन है. तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर होने के लिए ना मीडियम अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. मे भी एक ऐसा लोकेशन है एटमॉस्फेयर में जहाँ प्रेशर क्या है, लो है, और एक दूसरा रीजन है जहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है. तो इसमें इंटरफेस क्रिएट होगा और यहाँ से साउंड वेव अगर जा रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, वापस आएगा. तो जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा तो क्या होगा, फिर खुद के वेव से सुपर इम्पोज करेगा, और जब खुद के वेव से सुपर इम्पोज करता है तो क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव. आ रही बात समझ में? तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो तुम्हारा होगा वो किसका होगा, स्टैंडिंग वेव का. अब स्टैंडिंग वेव जो है यहाँ दो तरीके से बन सकता, जैसे रेयरर से डेंसर जा रहा हो साउंड, या फिर डेंसर से रेयरर जा रहा. दो सिचुएशन बनेगा, रेयर से डेंसर जाएगा. तो जब साउंड रेयर से डेंसर जाएगा ना, तो ये जो इंटरफेस है इसको रिजिड बोलेंगे. ठीक है. कहा जा रहा है साउंड रेयर से किधर जा रहा है, डेंसर. ठीक है ना. अब यहाँ पे ऐसा है नहीं ना कि दीवार ये वॉल में वो बांध दी है रस्सी और बोलना है कि ये रिजिड है. यहाँ पे तो ऐसे डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हो. तो इधर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, रेयर से अगर डेंसर जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे, और डेंसर से रेयर जाएगा तो अरे फ्री होगा. फ्री वाला कंडीशन एक बताए थे ना, फ्री कंडीशन. मतलब इधर से जब इधर जाएगा, डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये फ्री का कंडीशन है, रेयर से डेंसर जाएगा तो रिजिड का कंडीशन है. और रिजिड और फ्री इसलिए डिफरेंशिएट करना होता है क्योंकि फेज डिफरेंस का फर्क पड़ता है. ठीक है ना. जैसे ही साउंड वेव रिजिड मीडियम पे टकराता है, मतलब रिजिड इंटरफेस पे टकराता है, तो जो रिटर्न बैक होता है उसका क्या होता है, पाई का चेंज होता है. फेज में कितने का चेंज होगा, पाई का. दूसरा कंडीशन क्या है, अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये फ्री की तरफ बिहेव कर रहा है, तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा वापस. जैसे अगर जा रहा है, इधर से था ना कि ऐसे गया, अगर ये रिजिड था तो फिर कैसे घूम के आ रहा था, उल्टा. और अगर इसको फ्री कर दे रहे थे तो अगर ऐसे जा रहा था तो वापस जब आ रहा था ऐसे ही आ रहा था. तो यहाँ पे फेज चेंज कितने का, पाई का, इधर जीरो. तो इधर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, रेयर और डेंसर का. ठीक है ना. मतलब एक ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब में कुछ वाटर फिल कर दिया और यहाँ से साउंड वेव भेज रहा है. तो साउंड वेव कहाँ से आ रहा है, एयर से. एयर से आया, उसको क्या मिला, वाटर.
टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो अभी जो फिनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन का वो कैसे हो रहा है, रेयर से डेंसर का। और इसी को, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। तो ऑर्गन पाइप जब इधर वाटर फिल कर दो, तो वाटर फिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर फिल करोगे तो जो इंटरफेरेंस होगा वो रेयर से डेंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर इसको ओपन करके रखते हैं, ओपन करके रख रहे हो तो इधर से आया आया आया, लेकिन जब बाहर निकल रहा है तो उसको प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। जब इस इंटरफेस पे आएगा यहाँ पे, तो ये पाइप के अंदर एयर और ये बाहर का एयर, तो इधर हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है, तो इसको इंटरफेस मिला। इंटरफेस से क्या होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा, खुद के वेव से इंटरफेयर करके क्या कर लेगा, स्टैंडिंग वेव बना देगा। तो दो सिनेरियो, एक वाटर भरोगे तो कौन सा सिनेरियो बनेगा, ये वाला। और जब कुछ नहीं फिल करके रखे हो, दोनों एंड ओपन करके रखो, तो कौन सा सिनेरियो बनेगा, ये वाला। क्योंकि इस बार जो वेव, जो मीडियम है ना, ये मीडियम और ये मीडियम दोनों क्या है, सेम मीडियम है। इधर लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है, तो रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे होगा, फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए तुमने पढ़ा होगा ओपन ट्यूब या ओपन ऑर्गन पाइप या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या मतलब है, रिजिड इंटरफेस से हो रहा है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, और ओपन का क्या मतलब है, फ्री एंड से हो रहा है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में होता था। तो लिखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्रॉम रेयर डेंसर इंटरफेस और रिजिड इंटरफेस। ये कंडीशन 1 है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने का कंडीशन नंबर 1। तो कोई भी वेव ले सकते हो, जैसे एक वेव आया P इक्वल्स टू डेल्टा पी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया। जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा तो क्या करेगा, एक दूसरा वेव बनेगा P2। P2 का इक्वेशन बताओगे, P2 का इक्वेशन क्या होगा, माइनस डेल्टा पी साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स, प्लस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। दो चीजें हो रही हैं, फेज भी चेंज हो रहा है। तो जब फेज चेंज होता है, फेज π/2 से, अगर पाई से चेंज होगा, फेज अगर पाई से चेंज होगा तो यहाँ माइनस से दिखेगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यही दोनों वेव क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के चलते, सॉरी इंटरफेयर नहीं, सुपर इम्पोज करेंगे, और सुपर इम्पोज करेंगे उसके चलते स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन निकालो, ये सब बताएं, अब ये सब कर सकते हो, निकालो रिजल्टेंट वेव। पी नेट लिख दो, पी नेट इक्वल्स टू P1 प्लस P2। सिंप्लीफाई करो, जो काम पहले कर रहे थे सेम टू सेम करना है, इसमें कुछ नया नहीं है।
हो गया? क्या इक्वेशन है? आ रहा है सबका? यस सर। सिमिलर इक्वेशन आएगा जो हमने पहले पढ़ा था, बस ये वाली चीज रिप्लेस हो जाएगा। उधर क्या आता था? ए आता था, और यहाँ डेल्टा पी आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड किसके टर्म में लिख रहे हैं हम? प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा टर्म है, ये कॉस का, ये जो टाइम का फंक्शन है ना, उसका क्या है? कोफिशिएंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा। जो भी एम्पलीट्यूड है, वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave is given as p equals to 2 delta p sin kx। तो सिमिलर सिनेरियो होगा, कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कहीं पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा। तो जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। और जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है उसको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। तो सिमिलर चीज है, सारे का सारे जो रिलेशन आएगा ना, किस किस पॉइंट पे नोड बनेगा, किस किस पॉइंट पे एंटी नोड बनेगा, जो पढ़े थे ना पहले, वही दोबारा रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं है। आधे को तो लग रहा है पिछले वाला तो हमें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाए थे आप, तो नया ही होगा। कॉपी भरते हैं बस भंगार में बेचने के लिए, कि अगले साल वो कूड़ा कचरा वाला लेने आएगा, उससे लेकर के और कुछ नहीं होगा तो घर पे अगर झाल मुड़ी बन रहा है तो पन्ना फाड़ करके उस पर खाएंगे। सही है ना? हाँ, ये कर सकते। यूज करो, यूज करो, कुछ तो इसका सही इस्तेमाल करो कॉपी का। रखे रहते वैसे ही धूल मिट्टी खाता है, बाद में उसको फिर वो कीड़ा खा जाता है। कीड़ा खाने से बढ़िया है खुद खाओ। चलो देख लो, व्हेन P इज इक्वल टू पी मैक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 डेल्टा पी, और इसको बोलेंगे एंटी नोड। या एक थोड़ा और चीज स्पेसिफाई कर दो, प्रेशर एंटी नोड। और P इक्वल्स टू पी मिनिमम। पी मिनिमम कब होगा? जब ये जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेशर नोड। रिलेशन जो उधर रटे वही रहेगा, तो अलग से फिर से रिलेशन नहीं लिखा रहे। कहाँ का नोड बनेगा और कहाँ का एंटी नोड बनेगा, वो पीछे वाला जो है ना, वो सेम एग्जैक्टली वही फॉलो करना। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है? पहले केस में रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा था? डेंसर रेयरर या रेयरर डेंसर? रेयरर डेंसर इंटरफेस को और क्या बोल सकते हो? प्रे एंड। तो अगर P1 की वैल्यू 2 डेल्टा पी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है,
तो P2 कितना होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि इसमें फेज का चेंज नहीं होता है। जब भी फ्रेंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, फेज चेंज नहीं करेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहां से रिजल्टेंट जो वेव होगा दैट विल बी पी नेट इक्वल्स टू 2 डेल्टा पी कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड कितना होगा, P इक्वल्स टू 2 डेल्टा पी cos kx when P is equal to P max is equal to 2 डेल्टा P। अगेन इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर एंटीनोड, और P is equal to P मिनिमम 0 प्रेशर नोड। अब इसको स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं कि प्रेशर नोड या प्रेशर एंटी नोड, क्योंकि देखो होता क्या है, बताए होंगे पहले के क्लास में कि जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, बताए थे? तो याद ही नहीं है, बताया कि नहीं? इक्वेशन बताया था ना, एक कॉस का फंक्शन होता है और एक साइन का फंक्शन होता है। जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, तो जहां पे प्रेशर एंटी नोड मिलेगा ना वहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए स्पेसिफाई क्या करें यहाँ पे, प्रेशर, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है किसका, प्रेशर का, तो इसी लोकेशन पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा होगा, नोड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग साउंड वेव जो भी डिस्कस करते हैं किसके टर्म में करते हैं, प्रेशर के वेव में, प्रेशर के टर्म में करते हैं, तो इसलिए प्रेशर एंटी नोड लिख के चलना है। कभी कभी सवाल में परेशान करने के लिए दे देता है कि साउंड का अगर एक जगह सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, स्टैंडिंग वेव बन रहा है, तो कभी कभी रिलेशन किसके टर्म में दे देगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बस याद यही रखना है कि जहां पे प्रेशर का नोड था वहां पे क्या बनेगा, उसका एंटी नोड बनेगा। बस रिवर्स कर देना, लिखाएंगे कुछ नहीं, बस इतना ही नोट में लिखा देंगे कि जहां पे प्रेशर का नोड बनेगा वहां पे, हाँ तो लिख दो नोट में इसके लिए लिखना points where points where points where pressure antinodes points where pressure antinodes are formed, points where pressure antinodes are formed, displacement nodes displacement nodes displacement nodes are formed at those point at those point and vice versa. नेक्स्ट लिखेंगे वाइस वर्सा, नाम नहीं सुने हो क्या इसका कभी? चलो नेक्स्ट लिखो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम जिसको हम पढ़ते हैं ऑर्गन पाइप के हेल्प से।
वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम दो टाइप के होंगे, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या फिर नंबर 2 ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो क्लोज्ड का मतलब क्या है, पाइप क्या होगा, बंद। ओपन का क्या मतलब है, दोनों तरफ ओपन। ऐसा है क्या, क्लोज का मतलब होता है एक एंड क्लोज करेंगे, दोनों क्लोज कर दोगे तो हवा किधर से, ये साउंड किधर से भेजोगे। ठीक है, क्लोज का क्या मतलब है, एक जो एंड है वो ओपन रहेगा, एक एंड क्लोज रहेगा, और इसको क्या बोलेंगे, ये ओपन है, इधर भी ओपन इधर भी ओपन। तो देखो जब यहां से भेजोगे तो टकराएगा किससे, वॉल से। ठीक है, मे बी इधर वॉल भी हो सकता है, या अगर वर्टिकल कॉलम दिया है तो क्या देता है जनरली, वाटर देता है। तो वाटर वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन क्या है, दोनों सेम है। तो ये जब यहां से टकरा के आ रहा है तो कौन सा सिचुएशन बनेगा, जो जो सबसे पहले वाला पढ़े थे। और जब ओपन से आएगा तो फिर जो अभी जस्ट पढ़े हैं वो वाला सिचुएशन। ठीक है ना, तो डिटेल में दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हेडिंग है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। चलो अब यहाँ पे समझना है कि जो पॉइंट ओपन है वहां पे नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा। जैसे दो पॉइंट है ना, इसका लेंथ एल है, तो अगर इधर से भेज रहे हो एयर को, या सॉरी साउंड को, तो इधर एयर है पूरा, टकराया फिर वापस आया, सुपर इम्पोज हुआ, स्टैंडिंग वेव बना। तो इस पॉइंट पे नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, नोड बनेगा फिर एंटी नोड, अपोजिट बनेगा। क्यों, क्योंकि हम बात किसका कर रहे हैं, प्रेशर का कर रहे हैं। कैसे, ये जो ओपन है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए था, एंटी नोड, लेकिन हम पढ़ किसके टर्म में रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, मतलब हमेशा जहां भी फ्री एंड है वहां पे प्रेशर के लिए क्या होगा, नोड होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में नहीं पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर पढ़ते तो यहाँ पे क्या बनता, एंटी नोड बनता। लेकिन हम जब भी साउंड पढ़ते हैं तो प्रेशर के टर्म में पढ़ते हैं। जो भी खुला एंड होगा, खुले एंड पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। स्ट्रिंग में जो पढ़े थे जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, तो अब पक्का है कि यहाँ क्या बनना चाहिए, नोड, और ये एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो यहाँ एंटी नोड बनेगा। अब यहाँ से अलग अलग कंडीशन बन सकते हैं, क्योंकि दोनों एंड का हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि दोनों एंड पे क्या बनेगा, यहाँ नोड बनेगा और इधर एंटी नोड बनेगा। तो कुछ इस तरीके का शेप हो सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, इस तरीके का, या फिर तो जो जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगी, और यहाँ से फिर हार्मोनिक्स बनेंगे। इससे मिनिमम कोई कंडीशन पॉसिबल है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। जो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल है। और अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये लेमडा बाई 4 के बराबर होगी। पुराना वाला वही याद करके रखेंगे। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बी 4। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बी 4, नोड नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बी 2। तो यहाँ से क्या दिखेगा कि जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो फिर लेमडा किसके बराबर है, 4 इंटू लेंथ के बराबर। और
अगर एक बार वेवलेंथ पता चल गया, अगर ये एयर है, यहाँ की वेलोसिटी हमें पता चल गई, वेलोसिटी पता ही है, वेवलेंथ पता ही है, तो फिर क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। एंड f is equal to v by lambda, so f equals to v by 4l. ठीक है, फंडामेंटल मोड। साउंड के लिए v की वैल्यू कितनी होती है? v कितना होता है? अरे नहीं यार, बीटा बाई रो, या फिर गामा पी बाई रो, या फिर टेम्परेचर के टर्म में गामा आर टी बाई एम। चलो, तो ये कंडीशन ए था। अब कंडीशन बी की बात करते हैं। नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का लैम्डा बाई 4। यहाँ नोड बन रहा है, नोड बन रहा है, एंड नोड बन रहा है। अब बाद में कॉपी पलटना, पागल मत हो जाना कि सर ने रिजिड पे नोड क्यों बनाया, एंटी नोड क्यों बनाया। किसके टर्म में कर रहे हैं? प्रेशर के टर्म में। कभी कभी बच्चे जो 3 महीना बाद उठते हैं ना, वो कॉपी लेकर के आ जाते हैं कि सर या तो आप सस्ता कर लिए थे उस दिन, या तो हम सस्ते में थे, क्योंकि आप रिजिड पे क्या बना रहे हो? हाँ, तो जिस दिन हम सस्ता करके आएंगे फिर पता चल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो अभी देख के लग रहा है ना सस्ते में नहीं है, देख के लग रहा है ना। हाँ, तो लेके मत आ जाना, फिर उस दिन आओगे तो हम बोलेंगे कि तुम सस्ते में थे। चलो, फ्रीक्वेंसी अपटेन करो, कितना होगा? निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी? कितना टाइम लगेगा? बोलो, जितना बोलोगे उतना टाइम दे देंगे। फंडामेंटल के बाद क्या आता है? फर्स्ट ओवरटोन। और हार्मोनिक क्या बोलेंगे इसको? सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्ड। कोफिशिएंट कितना? पहले वाले में लिख लो ना, फर्स्ट हार्मोनिक, शायद भूल गए थे लिखाना। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान आ गया होगा कि रिजिड का जो स्ट्रिंग का केस था ना, उसका इनवर्स चल रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। रिजिड में से जब रिफ्लेक्शन हो रहा था किसका? ट्रांसवर्स का, तो वहां पे क्या बन रहा था? कंटिन्यूअस बन रहा था। फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, उसके बाद फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। लेकिन यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधे क्या मिल गया? मतलब साउंड वेव को अगर रिजिड से दौड़ाओगे वापस की तरफ, तो क्या, किसका कौन सा सिनेरियो बनेगा? जो सिनेरियो स्ट्रिंग में फ्री में बन रहा था। आ रही बात समझ में? जस्ट उल्टा होता। एक और कर लो, उसके बाद जनरल बना देंगे। ऑनलाइन वाले जिंदा है सब, या सब म्यूट करके पबजी खेल यस रहे हैं? सर। हाँ ठीक है, पबजी मत खेलना। 11th क्लास का एक बच्चा है, वो खेलता है पबजी। इधर टीचर क्या करता है, ज्वाइन करता है, फिर होम बटन दबा के पीछे चले जाता है,
होम बटन पीछे जब होगा ना तो वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होता है। फिर क्या कर रहा है बता, देखो इसको पता है। हाँ, वो लास्ट ईयर में नहीं खेलता था ना, तो वो मेरे को बताता था सब क्या क्या सिचुएशन चल रहा है। मैं पूछा कौन सा लेवल चल रहा है, तो सर लेवल नहीं होता टीयर होता है। बोले तुम्हारा कौन सा टीयर है, तो कुछ बताया उस टाइम हमको पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बताया। बोले ये क्या होता है। हाँ अब पता है, अब पता है, ठीक है। उसी के चलते डाउनलोड करा मैंने, यार बच्चे का इससे ज्यादा मतलब। हाँ, टाइम टाइम के साथ रहना चाहिए। डाउनलोड वैसे मैंने फ्री फायर भी किया है, पबजी के बाद किया, इसलिए पसंद नहीं है। मैं भी पबजी से पहले करता, इस पे पसंद आ जाता। हाँ हाँ, हो सकता था। लेकिन यार सही में वो पबजी के बाद अगर डाउनलोड कर लिया ना फ्री फायर, तो बिरयानी के बाद क्या। हाँ एकदम सही एग्जांपल दिया इसने। चलो दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या होगा, नोड कितने बन जाए। ऐसा कोई सिचुएशन होगा, यहां से यहां तक लेमडा, और ये वैल्यू लेमडा बाई 4। तो एल यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो, या लेमडा डायरेक्टली लिख लो। लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 5L बाई, या सॉरी 4L बाई 5। इधर पुट करोगे 5 आ जाएगा। इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन या फिर फिफ्थ हार्मोनिक। फिर रटने वाला जो तरीका है वो सेम टू सेम रखेंगे, बदल सकते हैं वैसे, बहुत सारे तरीके हैं रटने के, लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं क्योंकि बदलने से फिर कंफ्यूजन होता है। तो जो स्ट्रिंग में याद रखे थे उसी को याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या था, अगर एफ निकालना है इन जनरल, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है, बोलो कैसे लिखे थे, 2n या n+1, n+1/2 v बाई क्या था 2l, यही था ना। और इसको बोलेंगे क्या, अगर n लिखा हुआ है तो n मतलब n यहाँ क्या बताएगा, ओवरटोन बताएगा। कौन सा ओवरटोन, nth ओवरटोन, या फिर 2n+1 हार्मोनिक। सीधे n की वैल्यू पुट करोगे, n0 पुट करो, क्या आ रहा है v/4l, उसको क्या बोलेंगे, n0 मतलब फंडामेंटल, ठीक है ना, n1 मतलब फर्स्ट ओवरटोन। और अगर हार्मोनिक के टर्म में पूछ रहा है तो जितना n रख रहे हो ना उसकी वैल्यू यहाँ रख दो। तो अगर n0 रखते तो कौन सा आता, फर्स्ट हार्मोनिक, n1 रखोगे तो थर्ड हार्मोनिक, n2 रखोगे तो फिफ्थ, ऐसे चलेगा कंटिन्यूअसली। चलो तो क्लोज का काम खत्म हो गया, आप किसके पास चलेंगे, ओपन के पास। ये इजी बहुत है, लेकिन फिर भी बच्चे इससे रिलेटेड सवाल आते तो कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, बस स्ट्रिंग वाला ही पढ़ो। क्या करोगे, ये जो ऑर्गन पाइप है ना इसको भूल जाओ। क्या करना है, दोनों में से कोई एक याद रखो, या तो स्ट्रिंग वाला कंडीशन या फिर ऑर्गन पाइप वाला, दोनों पढ़ोगे ना फिर कंफ्यूज रहोगे। क्या करना है, एक का याद रख लो। तो स्ट्रिंग वाला अगर याद कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिंग का याद करो। ऑर्गन पाइप का क्या कर दो, बस रिवर्स कर दो। जैसे ही रिवर्स कर दोगे सारा सिनेरियो इधर का आ जाएगा। ओपन में अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे क्या बनेगा, नोड, एंटी नोड नहीं, प्रेशर की बात करें, इधर क्या बनेगा, नोड। तो अगर दो नोड बन रहा है दो एंड पे, तो दो नोड बनने के लिए बीच में एक एंटी नोड बहुत ही जरूरी है। तो ये सबसे कौन सा कंडीशन है,
लोएस्ट पॉसिबल कंडीशन है, इससे छोटा कुछ बना सकते हो? स्ट्रेट लाइन खींच दो, नोड 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 सब जगह। कितना टाइम हो गया? सर दर्द हो रहा है? ज्यादा पढ़ लिया हो क्या? चलो इसका कंडीशन जल्दी से कंडीशन बना दो, फिर खत्म करते हैं। लेंथ कितना, वेवलेंथ कितना, तो यहाँ से वेवलेंथ जो होगा वो 2L के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? V/2L। इसको बोलेंगे क्या? फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरा सिचुएशन ये, जल्दी जल्दी लिखो, अब इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, बस छापो। प्रिंटिंग मशीन है ना, बहुत सारे लोग छापते ही हैं बस, और कुछ आउटपुट उसका नहीं होता है। सच में हमको पता है, ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे, मालूम ही है। हाँ, अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन इतना दिन में बहुत सारी चीजें। हाँ, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर एक मजाक उड़ा रहे थे, वो मैथ वाले, कि एक बच्चा आया था, इस ई वैल्यू काट दिया था बाई 2। तुम लोगों को भी बताए भी होंगे, 2 से 2। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी 11th और 12th क्लास में। लेकिन लास्ट ईयर एक बच्चे को देख लिया, आया मेरे पास लेकर के, सॉल्यूशन करा होता इसी तरीके से, और इसको लिख दिया था साइन एक्स। बोला सर मेरा आंसर आ ही नहीं रहा। हम बोले हम बेसिक मैथमेटिक्स गलत पढ़ाए होंगे फिर तुमको। हाँ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? फंडामेंटल के बाद क्या आता है? फर्स्ट ओवरटोन, और कंटिन्यूअस है तो इसको क्या बोलोगे? सेकंड हार्मोनिक। हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे वो सबके सब में एक ही अप्लाई करोगे? सारे यही तो गलती होता है ना, एक एक चीज यहाँ हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना? तो इसलिए कोफिशिएंट वाले बात पहली बार बोले होंगे, वो रट मत लो। जल्दी से सी बता दो, सी का कंडीशन क्या हुआ? कितने नोड बनेंगे? 3 वाला कर चुके, 4 बनेगा। जब 4 बनेगा तो वेवलेंथ कितना होगा यहाँ का? ये λ/2 और ये λ/2, मतलब 3λ/2, और लेंथ l। तो यहाँ से जब सिचुएशन कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3/2। अच्छा, कैसे लिख दिया? 12/3। 3 ऊपर 2 नीचे। वो कोफिशिएंट भी था, लेकिन अभी चेंज करेंगे, आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। तो इसको क्या बोलोगे? सेकंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक। जल्दी से जनरलाइज फार्मूला निकाल लो। इन जनरल एफ इज इक्वल टू, एफ किस फॉर्म में आ रहा? एन, बोलो एन V/2L।
यहाँ से n-1 ओवरटोन आएगा, ठीक है, और nth हार्मोनिक आएगा। तो जो कोफिशिएंट वाली बात कर रहे थे ना, वो यहाँ भी वैलिड है। 1 रखो आएगा, 2 रखोगे सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड रखोगे, अरे तो 2, अरे नीचे वाला कुछ तो कांस्टेंट रखोगे ना, सब काटी के उड़ा दो। उधर 12 बाहर आया था ना, तो फिर कंपेयर कर रहे थे। ओवरटोन वाला सही है, एक बार चेक कर लो, सही है वो। n-1 होगा या n+ होगा? सब धुत पड़े हो, n- होगा। जब थर्ड ओवरटोन होगा तो क्या होगा? सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड। अरे भाई लो, अभी कंफ्यूज हो। और जब वो फंडामेंटल हो रहा था ना, तभी हार्मोनिक कितना हो जा रहा था? हार्मोनिक कितना? ये 0 है तो ये कितना है? 1, ये 1 है तो 2, तो अगर ये nth है तो ये कितना होगा? आधे प्लस आधे -1। और एक एक -1 ही तो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। और यहाँ पे एक चीज और, n कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।